हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2551 प्राचीन उपस्थिति 1 एंशंट अपीयरेंस 1। जैसे ही सेंजू कबीले के प्रतिनिधि ने नाइट ऑफ द स्वॉर्ड शब्द चिल्लाए, उपस्थित सभी लोगों में अफरातफरी मच गई। ये पहली बार है जब झांग यी ने युद्ध में लिंग के मानव रूप का सार्वजनिक रूप से उपयोग किया है। पिछले उदाहरणों में ये या तो भूमिगत स्थानों में था या चंद्रमा पर, इसलिए बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। हालांकि आज इसका उपयोग सभी प्राचीन सभ्यताओं और नस्लों के सामने किया जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं, पहली पीढ़ी असो एक मूर्ख, अंधी और कम बुद्धि वाली नस्ल थी। यही कारण है कि उन्होंने मानव इतिहास में कोई निशान नहीं छोड़ा। सच्चा ईश्वर जैसा प्राणी दूसरी पीढ़ी है, लगभग पूर्ण ईहेन कबीले का सदस्य, सबसे शक्तिशाली, सबसे पूर्ण, वो उत्कृष्ट कृति, मास्टरपीस, जो निर्माता को सबसे अधिक संतुष्ट करती है। लेकिन ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे बहुत पूर्ण थे कि उन्होंने ब्रह्मांड के वास्तविक अर्थ को समझ लिया और इस तरह खुद को अलग थलग करने का विकल्प चुना। ईहेन कबीला कितना शक्तिशाली है, इसे इस तरह से कहें, यदि उन्होंने शुरू में ये नहीं माना होता कि जीवन अर्थहीन है और पुनर्जन्म के सभी चक्रों का अंत ईथर सागर एथर सी है, और यदि उन्होंने चीजों को थोड़ा सा भी गंभीरता से लिया होता तो दृक देवताओं की तीसरी पीढ़ी नहीं होती। हमारे सामने जो तलवारबाज है लिंग, उसे जीरो के रूप में भी जाना जाता है, जो सभी चीजों की शुरुआत और अंत का प्रतिनिधित्व करती है। उसने एक बार अकेले ही तलवार चलाई थी और द्रुक देवताओं को सब्जियों की तरह काट दिया था। वे अहंकारी द्रुकर 7 किंग्स, जिन्होंने एक के बाद एक सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था, उसके द्वारा अनगिनत बार सील कर दिए गए थे। वो आभा बहुत परिचित है। स्मृति मेरे जीन में है, कोई गलती नहीं है। ये ईहेन कबीले की स्वॉर्ड नाइट है। ऐसा पूर्ण रूप, ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति, मेरे भगवान, वो केस के हाथों में कैसे पहुंच सकती थी? प्राचीन सभ्यताओं के बीच कई प्रतिनिधियों की निगाहें जटिल हो गई। कुछ ने आह भरी, कुछ ने लालच दिखाया और कुछ ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, फिर भी एक शब्द नहीं बोला। हालांकि लिंग की उपस्थिति 4 नाइट स्तर के पावर हाउसों के लिए आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। वो आश्चर्यजनक दबाव, भले ही वो केवल नाइट स्तर की ऊर्जा का उतार चढ़ाव था, उन्हें घुटन महसूस करा रहा था। ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक कुशल लड़ाकू द्वारा फेंका गया एक छोटा पत्थर एक साधारण व्यक्ति द्वारा फेंकी गई शरीकन से अधिक घातक हो सकता है, भले ही वे समान ऊर्जा स्तर पर हों। अलौकिक शक्तियों के बारे में उनकी समझ लिंग से मीलों दूर है। क्रोबा तेजी से झांग यी की ओर मुड़ा और गुस्से में दहाड़ा, तुमने बाहर से मदद ली? ये उचित नहीं है। ये मेरी कॉम्बैट कठपुतली पपेट है, झांग यी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। करीब से देखने पर पता चलेगा कि वो एक मौलिक जीवन रूप नहीं है, इसलिए युद्ध में उसका मेरा उपयोग कानूनी और अनुपालन के अनुरूप है। नहीं, तुम धोखाधड़ी कर रहे हो। क्रोबा दहाड़ा, ये एक जीवित प्राणी कैसे नहीं हो सकता? उसके पास ईथर की आभा है। तुम चारों मिलकर एक का सामना कर सकते हो, लेकिन मैं अकेले एक कठपुतली ले जाकर धोखाधड़ी कर रहा हूं। इतने पाखंडी मत बनो। इसके अलावा यदि ये लिंग का असली रूप होता तो मैं तुमसे बात करने में अपना समय क्यों बर्बाद करता? झांग यी ने कंधे उचकाए। यदि तुम्हारे पास कोई है तो तुम उन्हें भी बुला सकते हो। झांग यी कभी भी बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ते और लिंग उनके तुरुप के पत्तों में से एक है। बहुत सारे संसाधन खर्च करने के बाद हमने आखिरकार उसकी क्षमता सूचकांक को 55,000 अंकों तक पहुंचा दिया। क्या इसका उपयोग न करना संसाधनों की बर्बादी नहीं होगी?
उन्हीं 55,000 अंकों के साथ लिंग की युद्ध शक्ति उनसे कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि इस बिंदु पर वे ओमेगा स्तर पर पहुंच गए थे और अनंत के अस्तित्व के संपर्क में आ गए थे। हवा के खाली स्तंभ से गूंज निकली, जैसे हवा का शोर अवाक हो। लेकिन ये आखिरकार एक सच्ची स्वॉर्ड नाइट नहीं है। चलो लड़ते हैं, गुचावेन ने आह भरी, जैसे कि किसी अपरिहार्य वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हों। तो चलिए जारी रखते हैं। 4 के खिलाफ 2, लाभ मेरे हाथ में है। लिंग की आंखें बर्फ की तरह ठंडी रही। वो झांग यी की तरफ आधा कदम हटकर खड़ी हुई और उन्हें तिरछी नजर से देखा। झांग यी ने उनकी ओर सिर हिलाया। उनका स्वर कोमल और विनम्र था। मिस लिंग, अब से सब कुछ आपके हाथों में है, ठीक है? लिंग की आवाज बहुत धीमी थी। उसने चारों नाइट स्तर के विशेषज्ञों की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई अतिरिक्त भावना नहीं थी। चलो एक साथ हमला करते हैं। यह सिर्फ एक कंकाल है, डरने की क्या बात है? क्रोबा दहाड़ा और चारों नाइट स्तर के पावर हाउसों ने एक साथ लिंग पर हमला किया। लिंग ने बस अपना हाथ थोड़ा उठाया और इटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड को उसके हाथ से हल्के से उठाया गया। उसके शरीर से एक लगभग अदृश्य तलवार का पर्दा, स्वॉर्ड कर्टेन, फैल गया, जैसे दुनिया को एक महीन घूंघट में लपेट दिया गया हो। अमूर्त तलवार का क्षेत्र, दी रियल्म ऑफ दी फॉर्मलेस स्वॉर्ड, खाली विंड क्राउन नीचे दबा, और जब वो इस महीन घूंघट तक पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी उंगली के पिछले हिस्से से इसे धीरे से पोंछ दिया हो। सभी हवा की रेखाएं अमूर्तता के किनारे पर टूट गई। इसलिए नहीं कि उन्हें रोका गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सीधे शून्यता में विलीन हो गई। क्रोबा तलवार के पर्दे के किनारे से इंस्टेंट स्टेप रिफ्ट के साथ अंदर घुसा। उसका भेड़िया जैसा मुंह चौड़ा खुला था और उसके गले में शैटरिंग कैनन आकार ले रहा था। लिंग ने अपनी तलवार के पिछले हिस्से को हल्के से थपथपाया। ईथर विभाजन, ईथर स्प्लिटिंग। शैटरिंग कैनन को उसके मूल ऊर्जा रूप में बहाल कर दिया गया और वोल्फ्स किसा के भीतर चुपचाप विघटित हो गया, इससे पहले कि उसे दागा जा सके। क्रोबा के गले से अचानक खून का फव्वारा फूट पड़ा। गुशान दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और चिल्लाया, आयरन थ्रोन पंच। लोहे के कवच से ढकी मुट्ठी गिरते हुए पहाड़ के बल के साथ नीचे गिरी, जिससे तुरंत एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा लहर पैदा हुई, जो सीधे लिंग के शरीर की ओर बढ़ी। लिंग न तो पीछे हटी और नहीं बची। उसने बस अपने दाहिने हाथ से हवा में अपनी विशाल तलवार, ग्रेट स्वॉर्ड, को हल्के से चलाया। एक चांदी जैसी तलवार की रोशनी ने एक फैलता हुआ छल्ला बनाया और बाहर की ओर लहरें पैदा की। जैसे ही गुशान की मुट्ठी की हवा उस छल्ले में प्रवेश कर गई, मुट्ठी की गति को नगण्य माना गया और वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। चांदी की तलवार का छल्ला अपनी गति जारी रखते हुए सीधे गुशान के शरीर से टकराया। गुशान ने प्रहार को सीधे झेला। उसकी आभा फीकी पड़ गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी अलौकिक ऊर्जा का एक हिस्सा बह गया हो। वो कराह उठा और उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। कड़क, स्नैप, उसका कवच चकनाचूर हो गया और खून बह निकला जो जमीन पर टपकने लगा। गुचावेन की अकेली आंख में समय का छल्ला तेजी से घुमा। मैं उसकी तलवार छीनने आया हूं। उसके विचार में लिंग की तलवार कोई हथियार नहीं बल्कि एक कारक हथियार, कॉजल वेपन है। लिंग के स्तर पर पहुंचने पर सारी ऊर्जा अपने सबसे प्रारंभिक रूप में लौट आती है, जो एक विचार की अनंतता है, जहां एक व्यक्ति के विचार पूरी भौतिक दुनिया को प्रभावित करते हैं। प्रवाहमान प्रकाश का गलियारा, द कॉरिडोर ऑफ फ्लोइंग लाइट। सुनहरी अकेली आंख से एक और भी तीव्र रोशनी फूटी और एक के बाद एक सुनहरे आभा मंडल, हेलो, एक दूसरे के ऊपर आ गए। फिर अचानक लिंग के पास दिखाई दिए। लिंग के हाथ में तलवार के चारों ओर एक के बाद एक छल्ले लपेट दिए।
उसने वास्तव में लिंग से उस कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, को अलग करने की कोशिश की। लिंग की आंखों में उपहास की एक हल्की सी झलक चमकी। गुचावेन की कारक शक्ति, कॉजल पावर, का अनुसरण करते हुए उसकी आंखों में एक चांदी जैसी रोशनी चमक उठी। इस चमक ने धीरे से कारण और प्रभाव की दिशा बदल दी, और वो कारण और प्रभाव अप्रत्याशित रूप से खुद गुचावेन के पास वापस लौट आया। गुचावेन को अपनी एक आंख में दर्द महसूस हुआ, और उसने अपनी दृष्टि में अस्थायी रूप से एक समय रेखा, टाइमलाइन, खो दी। गुचावेन ने एक दर्दनाक चीख निकाली, और उसकी एक आंख से खून बहने लगा। इस व्यक्ति पर कार्यकारण, कैजुअलिटी, का उपयोग करने की कोशिश करना कितना मूर्खतापूर्ण है। वो खुद आफत मोल ले रहा है। एक विदेशी कबीले के प्रतिनिधि ने गुचावेन का मजाक उड़ाया। क्या ये इहेन कबीले की शक्ति है? 3 सिर वाली नस्ल बुदबुदाई। भले ही ये सिर्फ एक खोल, शेल हो, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमारे जैसी तीसरे दर्जे की नस्ल अपमानित करने का साहस कर सके। चैप्टर 2552, प्राचीन उपस्थिति 2, एंशंट अपीयरेंस 2। उपस्थित हर कोई युद्ध को ध्यान से देख रहा था। लिंग का युद्ध स्तर एक दूसरे स्तर पर पहुंच गया है, यानी नियमों, रूल्स का युद्ध। ये सभी उनके लिए सीखने के मूल्यवान अवसर हैं, और वे अपनी पलकें झपकाना नहीं चाहते। वो 30% समझ गया। 1000 हैंड्स कबीले के बुजुर्ग ने बुदबुदाया। वो पहले से ही स्वतंत्र रूप से चीजों को संभालने में सक्षम है। झांग यी भी व्यस्त थे। उन्होंने लिंग और खुद के बाहर ब्रह्मांड की सभी चीजों को एक अदृश्य ढाल की तरह रखा, जो उसके लिए अनावश्यक हमलों को निगल रही थी। उनका दाहिना हाथ थोड़ा कांप उठा। डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन का स्पर्शक, टैंजेंट, एक अदृश्य जाल की तरह क्रोबा के टेलीपोर्टेशन के हर कदम पर नजर रख रहा था। इसने दूर से बन रहे थंडर फेज 9 पिलर्स को भी मूक बिजली के 9 खंडों में काट दिया। उनकी बाई आंख की सेकंड वाली सुई चुपचाप आगे बढ़ी। प्रत्येक टिक के साथ गुचावेन के कारक अभाव, कॉजल डेप्रिवेशन, के एंकर पॉइंट को पहले से चिन्हित करती रही, ताकि लिंग उससे बच सके। ये अब 1 के खिलाफ 4 नहीं है। ये एक पूर्ण समन्वित आक्रमण प्रणाली, कोऑर्डिनेटेड अटैक सिस्टम है, जो उन शक्तिशाली विरोधियों के समूह से लड़ रही है जिनका टीम वर्क पर्याप्त अच्छा नहीं है। किंग आर्थर ने बुदबुदाते हुए कहा, आक्रमण, रक्षा, भविष्य की भविष्यवाणी, और साथ में स्वॉर्ड नाइट की अद्भुत युद्ध शक्ति। केस ने पूर्णता, परफेक्शन, को चरम पर पहुंचा दिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें एक साथ 4 विरोधियों का सामना करने का आत्मविश्वास है। जैसा कि केस से अपेक्षित था, सभी ने प्रशंसा में आह भरी। वो हमेशा की तरह अडिग संयम के साथ काम करते रहे और दुश्मन के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। ये तमाशा खत्म होना चाहिए। लिंग ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथ में इटर्नल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को ऊपर उठाया। स्पष्ट रूप से वर्तमान लड़ाई में उसकी रुचि खत्म हो गई थी। इसमें इतना मजा क्या है, जैसे कोई वयस्क 4 बच्चों को प्रताड़ित कर रहा हो। मुख्य बात यह है कि झांग यी इन 4 लोगों को मारने के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए वो उनके सार, एसेंस को निगलने में असमर्थ थी। इसलिए लिंग समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी थी और इसे एक उबाऊ काम मान रही थी। तो चलिए काम खत्म करते हैं और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलते हैं। अमूर्त और सीमा से जुड़ा हुआ, फॉर्मलेस एंड कनेक्टेड टू द बाउंड्री। उसकी तलवार की रोशनी प्रकाश नहीं थी, बल्कि आगे बढ़ती हुई नियमों की अमूर्त और निराकार सीमा थी। तलवार उठाई गई, उसकी शक्ति विशाल देवता ड्रकर को चीरने के लिए पर्याप्त थी और चारों दिशाओं में फैल गई, चारों विदेशी दिग्गजों पर अंधाधुंध हमला करते हुए। पहले मुझे जाने दो, मैं भी देखना चाहता हूं कि पौराणिक ईहेन कबीला वास्तव में कितना मजबूत है। गुशान ने अपनी मजबूत रक्षा पर भरोसा करते हुए कमान संभाली। वो दहाड़ा
और उसने अपनी मुट्ठी नीचे मारी। उमड़ती ऊर्जा उसके भीतर के आक्रोश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि तलवार के क्षेत्र स्वॉर्ड रियल्म में उसकी मुट्ठी की हवा कमजोर पड़ गई और उसका भारी कवच भी परत दर परत टूट गया। गुशान कवच की प्लेटें कांच की तरह चटक गई, जिससे उसकी छाती में एक भयानक दरार दिखाई देने लगी। प्लॉप की आवाज के साथ ताजा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। आयरनक्लैड कबीले की सबसे बेशकीमती रक्षात्मक क्षमताएं तलवार के एक ही वार से चकनाचूर हो गई। गुशान, बख्तरबंद कबीले के लोग आश्चर्य से हांफ उठे। वो अभी मरा नहीं है, गुचावेन ने शांति से कहा। पीछे हटो और अपनी गरिमा का आखिरी अंश बचाओ। आसमान क्षितिज पर एक घेरे में पीछे हट गया और हवा के स्तंभ एक पतली और लंबी सफेद रेखा में विलीन हो गए, जो आकाश और पृथ्वी को भेद सकती थी। विंड हार्ट पेनिट्रेटिंग, वाइंड हार्ट पेनिट्रेटिंग। उसने रेशमी पर्दों की परतों से गुजरने वाली सुई की तरह न्यूनतम संभव क्रॉस सेक्शन के साथ सभी अमूर्त सीमाओं को पार करने का प्रयास किया। लिंग पीछे नहीं हटी। उसने अपनी तलवार की नोक को हल्के से छुआ और सफेद रेखा नोक के 1 इंच सामने रुक गई, जैसे कि वो अचानक भूल गई हो कि छेदने की क्रिया कैसे की जाती है। तलवार के एक झटके से वो पानी की बूंदों की तरह बिखर गई। क्रोबा जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी भेड़िए जैसी आंखों में एक पल के लिए मुस्कान फिर से दिखाई दी। कितना मजबूत है, उसने ऊपर देखा। लेकिन मैं अभी भी एक निवाला लेना चाहता हूं। मैंने पहले कभी इहेन कबीले का मांस और खून नहीं चखा है। आओ। लिंग की आवाज हवा जैसी कोमल थी। तुम कोशिश कर सकते हो। क्रोबा गायब हो गया। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वो पूरी तरह से नजर से ओझल था। पलक झपकते ही वो लिंग के पास उतरा। उसका भेड़िया जैसा मुंह दरांती, साइथ जैसा तेज था। उसका खुला हुआ जबड़ा गुर्रा रहा था, क्योंकि वो अपने नुकीले दांतों से उसके कंधे और गर्दन पर झपटा। लेकिन इससे पहले कि उसके दांत करीब आ पाते, एक तलवार की रोशनी चमकी और उसके शरीर पर वार किया। अगले ही पल तलवार की धार चुपचाप उसके कंधे से टकराई और गर्म खून बह निकला। यही रुकते हैं। गुचावेन की अकेली आंख से खून बह रहा था। उसने उसे खोलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन एक असहाय आह भरी और दोबारा हमला नहीं किया। उसकी क्षमताएं इतनी सीमित थी कि वो अतीत देखने के योग्य भी नहीं था, और वो जानता था कि दूसरा पक्ष ऐसा कोई नहीं था जिससे वो निपट सके। ये ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिसे हम हरा सके। हम इस लड़ाई में हार स्वीकार कर सकते हैं। समय से संबंधित क्षमताओं वाले उपयोगकर्ता स्थिति को दूसरों की तुलना में बेहतर देख पाते हैं। वे 4 और 1 के अनुपात में थे, और वे 6 पीढ़ी पुराने के इस प्राणी के खिलाफ इतना संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा अब एक स्वॉर्ड नाइट के अवशेष है, जिनकी विदेशी ऊर्जा की समझ आसमान से भी ऊपर निकल गई है। गुचावेन ने निर्णायक रूप से हार मान ली। उन्हें केस के साथ मौत तक लड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बुरा यह होगा कि वे हुआक्सु साम्राज्य, हुएक्सु किंगडम का क्षेत्र छोड़ दें और अन्य जमीनों के लिए लड़े। पृथ्वी पर बहुत सारे आसान लक्ष्य हैं। सबसे कठिन लक्ष्य से निपटने की जहमत क्यों उठानी? झांग यी ने अपना हमला जारी नहीं रखा। वे शांति की तलाश में आए थे, इसलिए उन्होंने चारों पर हमला करना बंद कर दिया। तो मैं ये लड़ाई जीत गया। सज्जनों, क्या आप अपनी बात पर कायम हैं? क्या आपको अभी भी हमारा समझौता याद है? झांग यी ने अपने सामने मौजूद चारों शक्तिशाली दिग्गजों की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान बिखेरी। गुशान ने कुछ सेकंड तक उन्हें घूरा, लेकिन अंततः मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने अपनी छाती पर चटके हुए कवच की प्लेट पर अपना हाथ रखा और कवच धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन भारी चोट ने उसकी आवाज गहरी और फटी हुई बना दी। शर्त तो शर्त है। आयरनक्लैड कबीला अपना वादा निभाएगा। हालांकि हम इस दिन को याद रखेंगे। गुशान अपनी हार से आश्वस्त नहीं था। वो एक ऐसी लड़ाई हार गया था जिसे उसने सोचा था कि वो निश्चित रूप से जीतेगा,
और भले ही उसने झांग यी की प्रशंसा की, लेकिन वो अपने कबीले की 6 पीढ़ियों से आश्वस्त नहीं था। आखिरकार उनके विचार में 6 पीढ़ियों में से केवल झांग यी ही सम्मान के पात्र थे। याद रखना अच्छा है। झांग यी ने सिर हिलाया। मैं भी ऐसा कर सकता हूं। ऊंचे आसमान से एक कांपती हुई आवाज आई, जैसे कोई आह या हंसी हो। हवा सब कुछ याद रखती है, लेकिन आज हवा ने अपनी दिशा बदल दी है। क्रोबा का खून उसके जबड़े से घास पर टपक रहा था। उसकी चोटें सबसे गंभीर थी, क्योंकि उस पर सीधे लिंग की तलवार से प्रहार किया गया था। यदि झांग यी ने जानबूझकर खुद को रोककर लिंग को उसे मारने से नहीं रोका होता, तो ये चारों लोग अब तक लाश बन चुके होते। लड़ना जारी रखने में असमर्थ वो केवल बड़बड़ा सका। फैंग वुल्फ कबीला हार स्वीकार करता है, लेकिन कृपया याद रखें, ये अंत नहीं है। एक दिन हम इस अपमान का बदला लेंगे। उनकी आंखों में एक भयंकर चमक के साथ झांग यी जानते थे कि भविष्य में उन्हें इस दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करना होगा। वो वास्तव में उस चीज को तलवार से मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि कई शक्तिशाली प्राचीन सभ्यताएं मौजूद थी, इसलिए उन्हें शांति प्रिय व्यक्ति होने का नाटक करना पड़ा। ओह, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा परिवार 6 पीढ़ियों से शांति को प्यार करता है और हमेशा दूसरों के साथ दयालुता से पेश आने को महत्व देता है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम शत्रुता को मित्रता में बदल सकेंगे। झांग यी ने खेद भरे भाव के साथ कहा। झुरोंग, झुरोंग, नाशी, नाशी और वुलुआन, वुलुयन कबीले, मैं कसम खाता हूं कि मुझे आपके झूठ पर विश्वास नहीं हुआ। गुचावेन ने आखिरी बार झांग यी और लिंग की ओर देखा। उसकी अकेली आंख में गहरे सोने के दांतों के निशान धीरे धीरे शांत हो गए। हम हुआक्सू साम्राज्य के क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर अभी भी चर्चा करने की आवश्यकता है। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।